नमस्कार। तो आज हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की हिंदी के अंदर समरी को जानेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके लेखक कौन हैं। तो जो किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसके लेखक हैं बेंजामिन ग्राहम, जो एक बहुत बड़े अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। और उनकी और भी अन्य रचनाएं हैं और भी बुक्स हैं जो इकोनॉमी और जो इन्वेस्टिंग के फील्ड के अंदर बहुत काम आई हैं। और इनके जो बुक्स से प्रेरित होकर के या इनकी टीचिंग से प्रेरित होकर के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अपना श्रेय इनकी बुक्स को देते हैं, इनको देते हैं। जिनमें से एक बहुत बड़े नामी खामी वॉरेन बफे भी हैं, जिनकी आज की अगर आप जाकर के गूगल पे नेटवर्थ देखें तो अरबों खरबों में है। कई हज़ार करोड़ यूएस डॉलर्स के अंदर उनकी नेटवर्थ है और वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो हम शॉर्ट के अंदर इस बुक की समरी को देखेंगे। आप में से जो लोग भी इन्वेस्टिंग के दौर में नए हैं, बिगनर्स हैं और पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं रखते हैं, तो इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंत तक आपको इस किताब की A to Z जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब है, इसके जो अधिकतर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसा कि मैंने बोला वॉरेन बफे या कोई भी, वो सब इसको अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। ये इसलिए ये किताब इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली उनकी लाइफ को बदल देने वाली किताब है। इस किताब को अगर कोई बिगनर पढ़ता है और आपने इसको कभी पढ़ने की कोशिश भी की होगी तो आपको शायद ये बोरिंग लगी होगी, पर इस वीडियो में हम इसे सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे कि इस किताब के अंदर पर्टिकुलरली है क्या। तो आप अंत तक वीडियो के बने रहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अनुसार इन्वेस्टिंग क्या है। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बेंजामिन ग्राहम, जिनके बुक से हमें प्रेरणा मिलती है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग असल में है क्या। तो सबसे पहली चीज़ हमें इस पुस्तक से पता लगती है कि बेंजामिन ग्राहम के अनुसार किताब के शुरुआती चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है कि निवेश की परिभाषा क्या है। तो हम में से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि कोई भी चीज़ हमने खरीद ली, उसको 2 4 5 साल बैंक में रखा, उसके ऊपर जो हमें अमाउंट मिला, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला, वो इन्वेस्टिंग हो गई, उससे मुनाफा हुआ, वो इन्वेस्टिंग हो गई कि हमने इन्वेस्ट किया पैसा और हमें रिटर्न मिला। बैंक के अनुसार इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है कि एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और रिटर्न जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन जो हम बैंक में पैसा डाल देते हैं वो बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं होता है। अगर आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर एनालिसिस नहीं है, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल नहीं है और सफिशिएंट रिटर्न नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टिंग नहीं है, बल्कि वो एक जुए का खेल है। तो आपको इन 3 चीज़ों का, इन पैरामीटर्स का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उसका पहले एनालिसिस करें। एनालिसिस अर्थात कि उस पर रिसर्च करें, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें, कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं, आपको किस तरह का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, वो सब प्रोज एंड कॉन्स देख करके किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट ऑल्सो आप उसका बैकग्राउंड पूरा चेक करें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। ये एनालिसिस कहलाता है। दूसरा है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जो हम अमाउंट लगाते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के दौरान, तो सेफ्टी उसकी कितनी है, उस प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी कितनी है, वो हमें ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि अगर ये 3 पैरामीटर्स नहीं होंगे तो वो जुए का खेल होगा। जैसे जुआ बहुत रिस्की होता है कि हमें पता नहीं कि हमने पैसा लगाया है वो हमें वापस मिलेगा या हम सब डूब जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन्वेस्टिंग के अंदर पैसा लगाते हैं तो जो सेफ्टी है वो हमें इंश्योर करनी है कि हमारा प्रिंसिपल रिस्क के ऊपर नहीं हो। तीसरी चीज़ आती है कि सफिशिएंट रिटर्न। अब सफिशिएंट रिटर्न मतलब, सफिशिएंट रिटर्न तो कोई बैंक वाले रिटर्न को भी मान सकता है, परंतु सफिशिएंट रिटर्न इस बुक के अकॉर्डिंग क्या है, हमें बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि इस बुक के अकॉर्डिंग सफिशिएंट रिटर्न जो है वो बैंक से एटलीस्ट 5% ऊपर हो, तभी आप उसको सफिशिएंट रिटर्न माने। ठीक है। इन्वेस्टिंग से पहले अच्छे से एनालिसिस करें। तो पहले चीज़ जो है शेयर एनालिसिस होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इसलिए अगर एनालिसिस के बिना
कुछ भी कभी नहीं करें, और अगर एनालिसिस के बिना कुछ कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टिंग से पहले सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करें। किसी भी निवेश में दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो पैसा आप लगा रहे हैं वो सुरक्षित है, और ऐसी बात लंबे समय के दौरान निवेश के लिए की जा रही है, क्योंकि प्राइस तो रोज़ बढ़ता घटता है, लेकिन अगर महीने साल भर के समय को लेकर के चलें तो आप जो पैसा लगा रहे हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। इन्वेस्टिंग से पहले संतोषजनक रिटर्न की जांच करें। इन्वेस्टिंग में तीसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं उसका अच्छा रिटर्न प्राप्त होना चाहिए। सफिशिएंट रिटर्न क्या आएगा कि बैंक से 5% ज़्यादा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है कि इन्वेस्टिंग करने का निर्णय आप स्वयं लें। इस किताब में बेंजामिन ग्राहम इस पर बहुत एम्फेसिस देते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका निर्णय आप खुद लें। दूसरा उदाहरण इसके अंदर वो मिस्टर मार्केट का देते हैं। पहले उन्होंने बैंक का दिया, अब मिस्टर मार्केट का देते हैं कि बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट जो हर रोज़ आपके सामने किसी कंपनी का शेयर पेश करते हैं, आप इसको एक स्टोरी की तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझिए। मिस्टर मार्केट हैं, वो रोज़ की रोज़ आपके सामने किसी भी कंपनी का शेयर आपके पास पेश करते हैं और किसी खास भाव पर खरीदने की आपको सलाह देते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो मिस्टर मार्केट है वो ज़्यादातर समय सही होता है, मतलब मान लीजिए कि 70% समय मिस्टर मार्केट आपको सही सलाह देगा, परंतु कुछ दिन के लिए मिस्टर मार्केट जो है इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। बेंजामिन ग्राहम आगे कहते हैं कि इस इमोशनल प्रॉब्लम के कारण कभी भी वो आपको बहुत सस्ता प्राइस ऑफर करता है और कभी बहुत महंगा प्राइस ऑफर करता है। तो यही आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ आपने अगर सही डिसीजन लिया तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, अन्यथा आप घाटे में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती की तो आपको बहुत ख़राब रिजल्ट भी मिल सकता है कि घाटे में हम जा सकते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब हम बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखते हैं तब हमें शेयर खरीदना चाहिए, और जब हम बाज़ार में बहुत हाइट्स देखते हैं, बहुत तेज़ी देखते हैं, तो हमें शेयर बेचना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे लोग खरीदने की आवातौड़ में होते हैं, और हम जब उसे बेचेंगे और जब वो शेयर के प्राइसेस हाई होने लगेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मुनाफा ज़्यादा होगा। अब इन्वेस्टिंग से पहले जांच, सुरक्षा का मापदंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम इसके ऊपर भी बहुत एम्फेसिस ले करते हैं, बहुत दबाव डालते हैं कि इस किताब का अगला सबक अब हम देखें तो वो ये होगा कि जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी बदल दी है, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है कि जिसको सुरक्षा का मापदंड बोलते हैं। हम में से सभी लोग एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारा एनालिसिस भी सही है, हो सकता है ऑफ कोर्स हम एनालिसिस करके और उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम यही समझ कर चलते हैं कि हमारा एनालिसिस सही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन अगर माहौल बदल जाए तो इसके कारण भी हमें नुकसान हो सकता है, राइट। क्या पता हमारा एनालिसिस सही हो लेकिन कुछ ना कुछ थिंग्स गो दी अदर वे, गलत जगह पर गलत डायरेक्शन में कुछ माहौल ऐसा बन जाए कि हमें मुनाफा होने की बजाय नुकसान हो जाए। तो वैसा जब माहौल बने तो उस केस में अगर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है तो हमें नुकसान नहीं होगा। वो हम समझते हैं कैसे। तो ऐसे इसके कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा नहीं भी होगा, तो भी हो सकता है कि आपको नुकसान होने के चांसेस हों। उदाहरण के लिए अगर आप मान लेते हैं कि आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक पुल बनाने का काम दिया और आपको उसकी कैपेसिटी रखनी है 10,000 पाउंड, ठीक है। तो आप क्या उसी कैपेसिटी का पुल बनाएंगे? अगर बाई चांस ये पता होने के पश्चात भी कोई उस पर 11,000 पाउंड का कुछ बाई चांस कुछ इमरजेंसी हो जाती है, 11,000 पाउंड का उसके ऊपर वेट आ जाता है, तो वो पुल तो ढह जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पुल ऑफ अ कैपेसिटी 10,000 पाउंड्स, आप पहले से ही उसको 12,000 पाउंड्स का बनाइए, ताकि अगर कभी 11,000 भी आ जाए तो आप 12,000 को तक की कैपेसिटी हो तो वो सह सके। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 10,000 की कैपेसिटी का रखना था तो 25,000 का बनाएंगे, उसमें वो तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी, राइट। लेकिन हम 10 का 12 रख सकते हैं, बिकॉज एडवर्स सिचुएशंस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हैं, थोड़ी बहुत ही करती हैं।
तो यही सेफ्टी का नियम आपको इन्वेस्टमेंट में यूज़ करना है। इसलिए आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदें। जो भी किसी कंपनी का शेयर है वो उसके फेयर प्राइस से नीचे होना चाहिए। अगर आप फेयर प्राइस 100 रुपये देखते हैं तो आप उसे 80 में खरीदिए या 70 में खरीदिए। मान लो आपने 100 की चीज़ 70 में खरीद ली, तो फिर क्या होगा, आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो भी गई तो भी वो जो आपने मार्जिन रखा है उसमें आपका नुकसान जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी है, ऐसा बेंजामिन ग्राहम अपनी किताब के ज़रिए हमें बता रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के अनुसार इन्वेस्टर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफेंसिव, एंटरप्राइजिंग और एक होते हैं जो मिक्स्ड हाइब्रिड इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर हम पहले देखते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होते हैं कि जिनको लॉस से भी डर लगता है, जो समय भी नहीं देना चाहते रिसर्च पे और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो ये डिफेंसिव इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन से होते हैं, जो रिस्क भी लेने को तैयार होते हैं, जो रिसर्च भी करने को तैयार होते हैं और जो समय भी देना चाहते हैं। अब जिसको लगता है कि मैं अच्छी रिसर्च कर रहा हूँ और जो खुद पर कॉन्फिडेंस रखता है, वैसे ही इन्वेस्टर्स आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं, बल्कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कम रिटर्न बना पाते हैं। ठीक है, अब डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स में अंतर क्या है। दोनों प्रकार के निवेशकों में अंतर की बात की जाए तो डिफेंसिव इन्वेस्टर ऑटो पायलट नेचर का होता है। वो वैसा ही पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत ना पड़े और रेगुलर ट्रैक की भी ज़रूरत ना पड़े, ना रिसर्च करनी पड़े। जबकि जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिसर्च भी करता है, मेहनत भी करता है, टाइम भी देता है और पोर्टफोलियो भी पसंद नहीं करता जिसके अंदर मतलब ढीला काम हो। डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा डिफेंसिव इन्वेस्टर इमोशनल होते हैं और सारी चीज़ों में ज़्यादा डरते हैं, लेकिन जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल होते हैं और वो नॉलेज पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपनी इंटेलिजेंस पर, रिसर्च पर भरोसा होता है। अब हाइब्रिड इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच में एक तीसरी टाइप आती है जिसको हाइब्रिड इन्वेस्टर कहते हैं। अब जो हाइब्रिड इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं और एंटरप्राइजिंग भी होते हैं, या दरअसल एक ऐसी कैटेगरी है जो टाइम नहीं खर्च करना चाहते, रिसर्च कर ही नहीं सकते क्योंकि रिसर्च का इनको नॉलेज नहीं है और ये पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी मत बनिए। ठीक है, कभी भी हाइब्रिड इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल मत बनिए। या तो आप प्रॉपर्ली रिसर्च कर लीजिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन एक खिचड़ी बनाने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज अगर आपने वैसा किया तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, घाटे पे घाटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस बुक का अंत में कंक्लूजन क्या आता है कि जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है उसके अंदर सबसे पहले एक तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि इन्वेस्टिंग एक्चुअली में है क्या। अब पैसा लगाना, बैंक के अंदर डाल देना, 5 साल बाद निकालना 2% ब्याज पे या फिर 3% पे, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक तो कि आप उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, दूसरा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी सेफ्टी आप इंश्योर कर रहे हैं, और तीसरा आप ये देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करने के पश्चात जो आपका रिटर्न है वो सफिशिएंट है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। अदरवाइज या तो आप जुआ खेल रहे हैं या फिर आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे। फिर हमने इसमें देखा कि हम जो निर्णय है वो खुद लें, अपने खुद पर भरोसा रख के, रिसर्च करके, और फिर हम कोई भी निर्णय लेंगे। लेकिन जो हमें सामने से कोई स्टॉक्स दिखा रहा है, अच्छा, डिसीजन भी हम लोगों को बहुत सोच समझ कर लेना है। जिस समय पे मार्केट के प्राइसेस जो हैं हाई चल रहे हैं उस समय पे आप ऐसी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ऐसा बेंजामिन ग्राहम कहते हैं। और जिस समय पे मंदे चल रहे हो रेट उस समय पे खरीदिए। आप एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख के अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि अगर कभी एनालिसिस में गलती भी हो जाए तो भी उस सेफ्टी ऑफ मार्जिन के अंदर आपका नुकसान जो है वो कवर हो जाए। और कभी हाइब्रिड इन्वेस्टर मत बनिए, अगर समय नहीं है तो भी डिफेंसिव इन्वेस्टर बन जाइए। आप एंटरप्राइजिंग